हेलो एवरीवन। आज के इस विश्लेषण में हम प्लांट किंगडम की एक ऐसी कहानी को अनकवर करेंगे जो सच में माइंड ब्लोइंग है। बायोलॉजी में जब भी हम एक कैटेगरी से अगली कैटेगरी पर जाते हैं तो हमेशा एक पैटर्न दिखता है। हम सिंपल ऑर्गेनिजम्स से शुरू करके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा ये सफर भी बिल्कुल एक ऐसी ही इवोल्यूशनरी लैडर चढ़ने जैसा है। तो चलिए आज का हमारा एजेंडा देख लेते हैं। पहले हम समझेंगे क्लासिफिकेशन को, उसके बाद algae, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और फाइनली जिम्नोस्पर्म्स तक जाएंगे। ये 5 स्टेप्स दरअसल प्लांट लाइफ का वो स्टेप बाय स्टेप सफर हैं, पूरी तरह से पानी में रहने वाले सिंपल प्लांट से लेकर ड्राई लैंड पर राज करने वाले कॉम्प्लेक्स ट्रीज तक। अब इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। इस पूरे क्रम का कोर आइडिया क्या है? जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कॉम्प्लेक्सिटी बस बढ़ती जाएगी। एक बिल्कुल सिंपल से थैलस स्ट्रक्चर से शुरू होकर, जिसका ना कोई रूट है ना स्टेम, हम ऊंचे सीड बेरिंग ट्रीज तक पहुंचेंगे। वाटर पर इनकी डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम होती जाएगी और ड्राईलैंड अडेप्टेशन बढ़ता जाएगा। क्लासिफाइंग द प्लांट किंगडम फ्रॉम आर्टिफिशियल टू फाइलोजेनेटिक सिस्टम्स। आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन के इस एवोल्यूशन को। लेकिन सोचिए, इन प्लांट्स को इतनी कैटेगरीज में बांटना शुरू में आसान बिल्कुल नहीं था। सबसे पहले आया लिनियस का आर्टिफिशियल सिस्टम। उन्होंने सिर्फ बाहर से दिखने वाले फीचर्स जैसे लीफ शेप या साइज को बेस बनाया। पर खुद सोचिए, अगर एक प्लांट पानी के पास उगाया जाए तो उसके पत्ते बड़े होंगे और सूखी जगह पर छोटे। वेजिटेटिव ट्रेट्स तो एनवायरनमेंट के हिसाब से आसानी से बदल जाते हैं ना। इसीलिए बेंथम और हुकर का नेचुरल सिस्टम ज्यादा प्रैक्टिकल निकला, क्योंकि इसमें सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं बल्कि इंटरनल एनाटॉमी और फाइटोकेमिस्ट्री को भी शामिल किया गया। सो द क्रूशियल पॉइंट इज कि आज का मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिर्फ लुक्स पर नहीं टिकता। इसे फाइलोजेनेटिक सिस्टम कहते हैं, मतलब सीधा जेनेटिक्स और एवोल्यूशन का खेल। बेसिक अजम्पशन यही है कि एक ही कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स का कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर जरूर रहा होगा। आज के टाइम में हम सीधा साइटोटेक्सोनॉमी यानी क्रोमोसोम्स का नंबर और स्ट्रक्चर और कीमोटेक्सोनॉमी का यूज करते हैं उनके आपसी रिलेशनशिप्स को समझने के लिए। सेक्शन 2, एल्गे, द एक्वाटिक पायनियर्स, सिंपल, थैलॉइड एंड एसेंशियल फॉर लाइफ। ये प्लांट किंगडम का सबसे बेसिक लेवल है। 50%। सीरियसली, इस नंबर को ध्यान से देखिए। पूरी धरती पर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है उसका लगभग आधा हिस्सा अकेले एल्गी हैंडल करते हैं। मतलब एक्वाटिक फूड साइकिल के प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं ये, और हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन करने के लिए इनसे ज्यादा जरूरी शायद ही कोई हो। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग हियर इज इनको याद रखने की ट्रिक्स। एल्गी 3 मेजर टाइप्स के होते हैं, ग्रीन, ब्राउन और रेड। पिगमेंट्स के लिए क्लोरोफिल ए को सब में कॉमन रखिए और सीक्वेंस में बी, सी और डी लगा दीजिए। सिंपल। स्टोर्ड फूड की बात करें तो ब्राउन एल्गी के लिए याद रखिए कोल्ड ड्रिंक की बोतल पर लिखा ml यानी मैनिटॉल और लैमिनारिन। रेड एल्गी के लिए सीधा RRR, रोडोफाइसी और रेड। इनमें फ्लैजेला कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं और इनका फ्लोरिडीन स्टार्च बिल्कुल ग्लाइकोजन जैसा ब्रांचिंग स्ट्रक्चर बनाता है। और अगर लगता है कि एल्गी सिर्फ पानी में तैरते हैं तो इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पर ध्यान दीजिए। ब्राउन और रेड एल्गी हाइड्रोकोलॉइड्स बनाते हैं, जैसे एल्गिन और कैराजीन, जो पानी को बहुत अच्छी तरह होल्ड करके रखते हैं। जिलीडियम और ग्रासिलेरिया नाम के रेड एल्गी से अगर निकलता है। ये वही अगर है जो आइसक्रीम्स को और लैब में बैक्टीरिया ग्रो करने वाले कल्चर मीडिया को सॉलिड बनाता है। और स्पेस ट्रैवल में वहां प्रोटीन रिच ग्रीन एल्गी क्लोरेला स्पेस ट्रैवलर्स के लिए एक सॉलिड फूड सोर्स का काम करता है। Section 3, Bryophytes, the plant amphibians, stepping onto land but tied to water. आइए देखते हैं इनका जमीन पर आना कैसा रहा। इनको हम प्लांट किंगडम का एम्फिबियन इसीलिए कहते हैं क्योंकि रहते तो ये जमीन पर हैं, पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनको पानी चाहिए ही चाहिए, वरना इनके मेल गैमीट्स तैरकर फीमेल एग तक नहीं पहुंच पाएंगे। और यहाँ एक क्रिटिकल शिफ्ट समझना बहुत जरूरी है। ब्रायोफाइट्स की मेन बॉडी हैप्लॉइड होती है, जिसे गैमेटोफाइट कहते हैं। ये इंडिपेंडेंट है, फोटोसिंथेसिस करती है, बिल्कुल एक मेन किचन की तरह। दूसरी तरफ इनका डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, जिसमें फुट, सेटा और कैप्सूल होते हैं, वो इस मेन हैप्लॉइड बॉडी पर चिपका रहता है और पूरी तरह से उसी पर डिपेंडेंट होता है खाने के लिए। इकोलॉजी में ब्रायोफाइट्स का रोल लिटरली ह्यूज है। सोचकर देखिए, एक बिल्कुल नंगे बंजर पत्थर पर जंगल कैसे उग सकता है? वहां सबसे पहले लाइकेंस और मॉसेस ही आते हैं, उस बैरन रॉक को तोड़कर मिट्टी में बदलते हैं। ये मिट्टी पर एक डेंस मैट, एक कालीन जैसा बिछा देते हैं ताकि तेज बारिश से सॉइल इरोजन ना हो। एक और प्लांट है
स्फैग्नम, जिसे पीट मॉस भी कहते हैं। इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इतनी कमाल की होती है कि इसको लिविंग मटेरियल्स को सेफ रखने और ट्रांसपोर्ट करने के लिए पैकिंग मटेरियल की तरह यूज किया जाता है। सेक्शन 4, टेरिडोफाइट्स, द वास्कुलर शिफ्ट, ग्रोइंग टॉलर विद जाइलम एंड फ्लोएम। ये प्लांट एवोल्यूशन का एक मेजर टर्निंग पॉइंट है। अभी तक एल्गीज और ब्रायोफाइट्स के पास ट्रू रूट्स, स्टेम्स या लीव्स नहीं थे, पर यहां आकर गेम बिल्कुल पलट जाता है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स इट मैसिव पावर डायनामिक फ्लिप। टेरिडोफाइट्स के आते ही इंटरनल प्लम्बिंग सिस्टम यानी जाइलम और फ्लोएम इंट्रोड्यूस होता है। ब्रायोफाइट्स में हैप्लॉइड बॉडी बॉस थी, लेकिन टेरिडोफाइट्स में अब डिप्लॉइड स्पोरोफाइट मेन बॉडी बन चुकी है। इसके पास आखिरकार ट्रू रूट्स हैं, ट्रू स्टेम्स हैं और ट्रू लीव्स भी हैं। और यहाँ एक और बहुत ही जबरदस्त एवोल्यूशनरी अपग्रेड देखने को मिलता है, हेटेरोस्पोरी। सेलेजिनेला और सेल्विनिया जैसे टेरिडोफाइट्स पहली बार दो अलग अलग तरह के स्पोर्स बनाते हैं। एक लंबा चौड़ा मेगास्पोर जो फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है और एक छोटा माइक्रोस्पोर जो मेल गैमेटोफाइट बनाता है। इस एक स्टेप ने फीमेल प्लांट बॉडी का स्टेटस और इंपॉर्टेंस प्लांट किंगडम में लिटरली स्काईरॉकेट कर दिया। ये स्टेप दरअसल नेचर की एक रिहर्सल थी, आगे चलकर सीड बनाने की। ध्यान से देखिए यहाँ क्या हो रहा है। मेगास्पोर पेरेंट प्लांट पर ही रहता है, मेल गैमीट वहां ट्रैवल करके आता है और फिर एम्ब्रियो उस फीमेल बॉडी के अंदर ही कंप्लीटली प्रोटेक्ट होकर डेवलप होता है। ये एग्जैक्ट वही मैकेनिज्म है जिसे हम सीड हैबिट का प्रीकर्सर मानते हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है, क्या अब प्लांट्स बिना पानी के रिप्रोड्यूस कर पाएंगे? ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स दोनों को फर्टिलाइजेशन के लिए स्विमिंग गमीट्स और पानी की सख्त जरूरत थी। तो क्या कंप्लीटली ड्राई लैंड पर प्लांट लाइफ आखिर पॉसिबल थी? Section 5, Gymnosperms, the naked seeds, conquering dry land. और उस सवाल का जवाब है एब्सोल्युटली यस। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड और स्पर्मा यानी सीड। इनके बीज पर कोई ओवरी या फ्रूट की कवरिंग नहीं होती, इनमें कोई फूल नहीं खिलते। लेकिन ड्राई लैंड को फाइनली इन्होंने ही कॉन्कर किया। अब देखते हैं कि इन अडैप्टेशंस का नतीजा क्या निकला। इनके पत्ते नीडल जैसे यानी सुई जैसे पतले होते हैं ताकि सरफेस एरिया कम हो जाए और तेज हवा इनको तोड़ ना सके। इनके स्टोमेटा संकन यानी थोड़े अंदर धसे हुए होते हैं और इनके ऊपर एक थिक वैक्सी क्यूटिकल की लेयर होती है। ये सारी चीजें मिलकर पानी के लॉस को इतना कम कर देती हैं कि एक्सट्रीम कंडीशंस में भी ये जायंट सिकोया ट्रीज जैसे मैसिव आकार ले सकते हैं। सर्वाइवल के लिए जिम्नोस्पर्म्स एक और मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं, टीम वर्क। पाइनस का पेड़ फंगी के साथ एक एसोसिएशन बनाता है जिसे मायोकोराइजा कहते हैं। फंगी मिट्टी से पानी और मिनरल्स खींचकर पेड़ को देता है और बदले में पेड़ उसको खाना देता है। दूसरी तरफ साइकस पेड़ की रूट्स में कोरोलॉइड रूट्स बनती है, जहां वो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ मिलकर रहता है। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स इनके ठंडे और ड्राई एनवायरनमेंट्स में सर्वाइव करने के लिए फॉर श्योर बहुत वाइटल हैं। तो अगर इस पूरे विश्लेषण को हमें सम अप करना हो तो कहानी बिल्कुल क्लियर है। The journey from algae to gymnosperms is the story of the haploid gametophyte shrinking into dependence, while the diploid sporophyte rises to conquer the earth. शुरुआत में जो डोमिनेंट हैप्लॉइड गैमेटोफाइट था वो वक्त के साथ श्रिंक होकर डिपेंडेंट बन गया, और जो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट था उसने आगे बढ़कर धरती पर अपना दबदबा बना लिया। अब एक आखिरी सोच के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं रोकते हैं। अगर इन नेकेड सीड्स वाले जिम्नोस्पर्म्स ने ड्राई लैंड पर पूरी तरह से फतह हासिल कर ली थी, तो इसके बाद ऐसा कौन सा बड़ा एवोल्यूशनरी लीप आया होगा जिसने हमारी धरती को एंजियोस्पर्म्स के उन रंगीन फूलों और रसीले फलों से भर दिया। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमेशा ऐसे ही नए फैक्ट सीखते रहिए।